थोड़ा सही बात पढ़। स्टार्ट करें। इजी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। एसी बंद है, लग नहीं रहा। एक जो चालू है उसको टेम्परेचर कम कर दे, दूसरा चालू नहीं करना तो आई एम फाइन। एक काली है, जल्दी कर दे। काले कपड़े पहने उसने यार। यार मैं खुद काला हूँ, काय का रेसिज्म यार। जल्दी करते हैं, ठीक है। आपको छोड़ेंगे तो मेरा टैटू का अपॉइंटमेंट है, पूरा हाथ भर जाएगा मेरा आज, तो मैं यहाँ से सीधा वहाँ जाऊँगा, तो फटाक से खत्म कर देता हूँ। दिस इज मेरा पूरा लाइफ। नहीं, बलून वाला तो यहाँ पे है। दिस माय रियल सिस्टर इन मी। ये अलग है। अब स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली देन ही कंपाइल्स इट। पूरे मुंबई का सेकंड कॉस्टलीस्ट टैटू आर्टिस्ट है वो। कॉस्टलीस्ट इज एलियन टैटूज, मलाड में है। कॉस्टलीस्ट इन मुंबई। वर्थ नहीं लगा मुझे। आवा फोकस करते हैं। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, सीधा और बहुत आसान है। देखते हैं। A contract may be absolute or a contingent one. An absolute contract is one where the promisor undertakes to perform a contract in any event without any condition. मतलब कोई ifs and buts नहीं है, वो अपना काम करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कंटीजेंट के अंदर क्या होता है वो नीचे पढ़ते हैं। काम का याद करना है सेक्शन नंबर के साथ। A contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. इसलिए एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम एक सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं करवाता हूं इस कार का इंश्योरेंस विद एन इंश्योरेंस कंपनी, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगा अगर कार का एक्सीडेंट होता है, तो नहीं होता तो नहीं देगा। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वापस पढ़ते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो मेरे एग्जांपल की बात करें अगर, तो उसमें था डज हैपन। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट था टू डू समथिंग और कार का एक्सीडेंट था इवेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। नीचे बहुत डीप में आएगा वो चीज, सेम चीज। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी एंड गारंटी फॉल अंडर दिस कैटेगरी। दिस इज आवर यूनिट नंबर 7 इन दिस वेरी चैप्टर। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल इसे दे दिया। एग्जाम्पल 1, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी रुपीज 10 लाख इफ बीज हाउस इज बर्न्ड। दिस इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल 2, A makes a contract with B to buy his house for rupees 50 lakh if he is able to secure bank loan. The contract is contingent contract. तो यहाँ पे भी था if, यहाँ पे भी था if। और इंग्लिश के अंदर contingent का मतलब ही होता है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। That is what you say contingent। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखा, वो पढ़ लेते हैं। A agrees to pay B इनकम्प्लीट नहीं, चलो पढ़ता हूँ। ए एग्रीज टू पे बी रुपीज 5 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग प्रोवाइडेड, ठीक है, इफ की जगह प्रोवाइडेड आ गया, इट इज अप्रूव्ड बाय सी एन आर्किटेक्ट। दिस इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ जो किसी को नहीं आती है, हमको आना चाहिए कि सर कोलेटरल इवेंट का मतलब क्या होता है। जो ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ था ये वाला कोलेटरल, इसका मतलब क्या होता है। अब वो लाइन पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। Pollock and Muller define collateral event as an event which is neither a performance directly promised as a part of the contract nor the whole of the consideration for a promise. वापस पढ़ता हूँ। An event which is neither a performance directly promised as part of the contract nor the whole of the consideration for a promise. क्या मतलब? कुछ नहीं पता। हम एग्जाम्पल लेते हैं, इजी नहीं है, ध्यान से सुनना। वो कार का ही एग्जाम्पल वापस लेते हैं। अगर मैं जाता हूँ मेरा कार का इंश्योरेंस करवाने, तो एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनेगा मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ होगा? सर मैं इंश्योरेंस कंपनी को पे करूंगा रेगुलर बेसिस पे ईयरली प्रीमियम, और इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगा कवर, प्रोटेक्शन। सर किस चीज़ का कवर? कार के एक्सीडेंट का। भाई जो कार का एक्सीडेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी लिखा होगा सर, वो तो यहाँ पे कहीं लिखा होगा। सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ क्यों नहीं होगा? एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, वापस यहाँ पर आऊँगा। सपोज एक बिल्डिंग का रेसिडेंट है, उसके और बिल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट है कि सर आपको सोसाइटी के अंदर बाय 31 जुलाई स्विमिंग पूल बनाना है। अगर आपने बना दिया तो हम आपको पैसा देंगे, आपने नहीं बनाया तो पैसा नहीं देंगे। अब ध्यान से देख, इन दोनों में फ़र्क है। सर क्या फ़र्क है? बाजू वाले के अंदर स्विमिंग पूल बनाना या ना बनाना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। बाजू में कार का एक्सीडेंट होना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थोड़ी है। मेरे को तो ही जाके कार ठोकनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख सकते कि कार को ठोकोगे तो पैसा देंगे। नहीं, वो तो ठुक जाएगी अगर तो पैसा देंगे। मतलब कार का एक्सीडेंट इज समथिंग कोलैटरल, एज इन इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाना या ना बनाना, इट इज नॉट कोलैटरल, दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 31 के अंदर कि जो इवेंट है ना, इवेंट वो कोलैटरल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों एग्जांपल देखते हैं एक बार। पहले स्विमिंग पूल वाला देखते हैं। ये रहा, ए अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल फॉर बी फॉर रुपीज 20 लाख एंड बी अग्रीड टू मेक द पेमेंट ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द स्विमिंग पूल। इट इज नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट as the event, that is construction of swimming pool, is directly connected with the contract। और इंश्योरेंस के अंदर वो कनेक्टेड नहीं है सर। कॉन्ट्रैक्ट तो है हमारा कि हम आपको प्रीमियम देंगे, आप हमें प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए देंगे वो यहाँ लिखा है, अलग से लिखा है। सर अगर ये यहाँ लिखा होता तो क्या फ़र्क पड़ता? तो इन दैट केस का मतलब ये होता कि तू जाके कार को ठोक, हम तेरे को पैसा देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी लिख सकते उस चीज़ को। अब मैं वापस जाऊँगा डेफिनेशन में, तो इट शुड नॉट बी मोर क्लियर collateral and contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। कार एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ उसके डिपेंडेंट है कि हमको पैसा देंगे कि नहीं देंगे। और वही अब पॉलक मुल्ला में पढ़ते हैं। एन इवेंट विच इज नाइदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड, आपको जाके कार नहीं ठोकनी है, परफॉर्म नहीं करना उस चीज़ को एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉर द होल ऑफ द कंसेशन फॉर प्रॉमिस, ना ही आपके जानबूझ के कार ठोकने पे आपको पैसा देंगे। तो अगर ठुक गई तो पैसा दे देंगे। तो वो कोलैटरल इवेंट का मतलब हुआ। और वही उसने मुझे नीचे यहाँ पर भी समझाया, पढ़ लेते एक बार। द इवेंट रेफर टू एज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। द इवेंट इज, आगे ऐसा लिखा हुआ, नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपको जाके कार नहीं ठोकनी है। द इवेंट शुड नाइदर, वही वापस रिपीट करा पॉलक मुल्ला वाला, the event should be neither performance promised nor concession for the promise। ठीक है, it should be clear। ठीक है, हम काम की बात करते हैं। पूरे टॉपिक के अंदर लाइक पॉसी कॉन्ट्रैक्ट 3 पार्ट्स हैं। एक मीनिंग सेक्शन 31 हम लोग कर चुके हैं। फिर आएंगे एसेंशियल्स जो है टोटल 4 एग्जाम में आ चुके हैं। फिर आएंगे रूल्स जो है टोटल 6, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। रूल्स ज़्यादा आए हैं तो हम पहले रूल्स कर रहे हैं।
बुक में लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैं आपको एक बार में याद करा दूंगा, ध्यान से सुनना। सर कंटीजेंट है किसी इवेंट के होने के ऊपर। सर कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है किसी इवेंट के ना होने के ऊपर। जानबूझ के 4 लिखा है। सर कंटीजेंट है किसी इवेंट के होने पे विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। 5th, सर कंटीजेंट है किसी इवेंट के ना होने पे विद इन अ फिक्स टाइम। 3, 6, यहां भी ये लिखा है इम्पॉसिबल इवेंट, यहां भी लिखा है इम्पॉसिबल इवेंट। सर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वापस आऊंगा यहाँ पे, एक बार बुक में सारे एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल रूल्स। पहला पॉइंट, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। सीधे एग्जांपल पे आते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरीज सी। तो ये हो गया सर कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। बी मैरीज सी। सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट था किसी चीज के होने पे, अब वो नहीं हो सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो बी मैरीज सी इज बेसिकली द इवेंट हैपनिंग। सेकंड पे आते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग। फटाक से एग्जांपल पे आते हैं। Where P agrees to pay Q a sum of money if a particular ship does not return. Event not happening. The contract becomes enforceable only if the ship sinks so that it cannot return. तो कंटीजेंट है किसी चीज के होने पे, कंटीजेंट है किसी चीज के ना होने पे। सीधा 4th पॉइंट पे आते हैं। कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। एग्जांपल देखते हैं। A promises to pay B a sum of money if certain ship returns. तो ये happening हो गया सर, certain ship returns। आगे within a year, वो हो गया within a fixed time। The contract may be enforced if the ship returns within the year and becomes void if the ship is burnt। उसका उल्टा, contingent on specified event not happening within a fixed time। तो event not happening और वापस से fixed time। एग्जाम्पल देखते हैं। A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not return। वो हो गया event not happening। within a year, वो हो गया within fixed time। The contract may be enforced if the ship does not return within the year is burnt within the year। तो अगर मैं ऊपर हूँ वापस मेरे कंपाइलेशन के ऊपर, तो शुड बी वेरी इजी। 4 पॉइंट्स, कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग, कंटीजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, कंटीजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। आगे बात करते हैं। 6th पॉइंट आसान है, उसकी बात करते हैं। कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। कंटीजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, अग्रीमेंट ही वॉइड होता है, पढ़ लेते हैं। बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है। A agrees to pay B rupees 1 lakh if sun rises in the west next morning. This is an impossible event and hence void। और वही मेरा टॉपिक था, contingent on an impossible event। तो इसके अंदर it is void agreement, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही 0 है। X agrees to pay B rupees 1 lakh if 2 straight lines should enclose a space। लिखा उसने आगे, the agreement is void। ठीक है, मैं पहले लिख चुका था void agreement। तो वापस ऊपर आऊँ, इसको भी मार्क कर सकते हैं 6 पॉइंट को, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब लास्ट पे आता हूँ। थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है पर बहुत आसान है। When an event is contingent on the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible। ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ होगा 3rd पॉइंट के अंदर। A contract would cease to be enforceable if it is contingent upon a conduct of a living person when the living person does something to make the event or conduct as impossible। तो अगेन बात तो वही हुई सर, इम्पॉसिबल की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत ही गंदा है पर हम पढ़ लेते एक बार।
वेयर ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरीज सी। फिर उसने हक दिया सर, सी मैरीज डी। अब क्योंकि ये हो गया कि सी ने डी से शादी कर ली, मतलब ये हो नहीं सकता। तो हमारा सी जो एक लिविंग पर्सन है, ठीक है, ये था कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन व्हेन दैट लिविंग पर्सन डज समथिंग टू मेक द इवेंट और कंडक्ट एज इम्पॉसिबल। तो क्योंकि यहाँ पे सी ने डी से शादी कर ली, तो जो इवेंट था बी का सी से शादी करना वो इम्पॉसिबल हो चुका है। The act of C has rendered the event of B marrying C as impossible. फिर खुद ही खुद के एग्जाम्पल में लूप होल ढूंढता है। It is though possible if there is a divorce between C and D। उस पर फोकस नहीं करते अपन, हम हेड पॉइंट पे फोकस करते हैं जो आपको एक बार में समझ में आना चाहिए। क्योंकि पूरे एग्जाम्पल के अंदर इसको मैं हटाऊँ अगर, तो यहाँ जो लिखा था लिविंग पर्सन, वो मेरे एग्जाम्पल में हो गया C। उसके बाद आगे बात करें, अगर लिविंग पर्सन डज समथिंग, दैट डज समथिंग वाज सी मैरीज डी टू मेक द इवेंट और कंडक्ट एज इम्पॉसिबल, वो हो गया बी मैरीज सी। कितना सिंपल है। तो ए एंड बी साथ में करा, डी एंड ई साथ में करा, सी एंड एफ साथ में करा, और सारे रूल्स एक बार में याद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे मैंने इसको पहले लिख दिया था यहाँ पे ऐसे, इस तरह से रूल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग, कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, कंटिंजेंट ऑफ इवेंट हैपनिंग विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, कंटिंजेंट इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, इम्पॉसिबल इवेंट, सो इजी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये भी हो गया सर रूल्स। एसेंशियल में 4 पॉइंट है, एक ही डिफिकल्ट था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोलैटरल वाला। बाकी तीनों आसान पॉइंट्स हैं, देखते ना एक बार। एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देख पहला पॉइंट हमको ऑलरेडी आता है। द परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था सर। एग्जांपल देखते हैं। ए प्रॉमिसेस टू पे ₹50,000 टू बी इफ इट रेन्स ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में डिपेंड करता है। दिस वाज एनीवे देयर इन द डेफिनेशन, डज और डज नॉट हैपन, ओके। आपको चीज़ों का लॉजिक भी पढ़ना है अगर, तो मैं तो इस एग्जाम्पल को पढ़ता सेक्शन नंबर 30 के साथ। सेक्शन नंबर 30 आपको पता ही नहीं होगा क्या होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट। उसके अंदर भी सेम एग्जाम्पल दिया हुआ था, पर वो अलग है ये अलग है। वो वॉइड है ये वैलिड है। सर वो वॉइड क्यों है? क्योंकि उसमें आगे लिखा हुआ था कि अगर बारिश नहीं हुई तो बी ए को पैसा देगा। तो वहाँ पे सट्टा था, यहाँ पे सट्टा थोड़ी है, या तो एक ही बाजू हो रहा है ना। वहाँ पे था एक जन हारेगा एक जन जीतेगा, यहाँ पैसा नहीं हो रहा। तो ए प्रॉमिसेस टू पे ₹50,000 टू बी इफ इट रेन्स ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये इवेंट हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वन ऑफ द एसेंशियल। सेकेंड हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड पे आते हैं। पहले फोर्थ कर लेते हैं, फोर्थ ईजी है। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसी को तो हम कंटिंजेंट बोलते हैं। Where the event is certain or bound to happen, the contract is due to perform, then it is not contingent contract, क्योंकि certain नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल अच्छा है, A agreed to sell his agricultural land to B after obtaining necessary permission from the collector. As a matter of course, the permission was generally granted. तो contingent हुआ ही नहीं सर, permission मिल ही जाती है, क्या का contingent, कोई condition नहीं है। It was held that the contract was not a contingent contract, as the grant of permission by the collector was almost a certainty. तो वापस अगर ऊपर आए डेफिनेशन में, तो एसेंशियल्स के 3 पॉइंट आपके यहीं से हो जाने चाहिए, ठीक है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग वाला पॉइंट हो गया, कोलैटरल वाला पॉइंट हो गया, अनसर्टेन वाला पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट तो आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए फ्रॉम द डेफिनेशन। लास्ट पे आते हैं, थोड़ा सा दिमाग है उसके अंदर। एग्जाम्पल समझते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। सर अगर कोई चीज़ मेरे 100%
कंट्रोल में है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनसर्टेन नहीं हुआ, वो मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। कोई चीज़ मेरे 0% कंट्रोल में है, बारिश वाला एग्जांपल, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये सबको समझ में आता है। अच्छा पॉइंट इज सर 50% कंट्रोल में है, 50% कंट्रोल में नहीं है, अभी क्या बोलने का? लॉ में क्या बोलता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलने का। पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट को। द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल, इच्छा ऑफ अ प्रोमिसर। द इवेंट शुड बी कंटिंजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रोमिसर। अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ए प्रोमिसेस टू पे बी रुपीज 1 लाख इफ ही सो चूजेस, इट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 100% मेरे कंट्रोल में है। ये कंटिंजेंट कैसे हो सकता है? इन फैक्ट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। ओके, फिर आगे वाला अच्छा लाइन जो मैंने आपको सिखा दिया। However, where the event is within the promiser's will but not merely his will, it may be a contingent contract. इसका एग्जांपल उसने नीचे दे दिया। If A promises to pay B rupees 1 lakh if it rains on 1st April, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। And A leave Delhi for Mumbai on a particular day, ये कंट्रोल में है। It is a contingent contract because going to Mumbai is an event no doubt within A's will, but raining is not merely his will. ये रहा उसका समरी। कितना आसान हो गया सर, यूनिट नंबर 6 खत्म हो गया। मैं अगर जून में जाऊं फाइल्स के अंदर, पास पेपर्स की बात कर रहा हूँ, जून 24 क्वेश्चन नंबर 6 का बी यही था। ये देख 6 मार्क का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे को लिखना पड़ता है सेक्शन 31 एज इट इज, 1 मार्क का। राइट ब्रीफली इट्स एसेंशियल्स, चारों के चार शॉर्ट में। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 रूल्स आउट ऑफ 6 रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फ्री के 6 मार्क्स है सर। डेफिनेशन लिखा, 4 एसेंशियल लिखे शॉर्ट में एकदम, और कोई भी 3 रूल को समझा दिया आउट ऑफ 6 and you get 6 marks. ये आंसर। पहले उसने एसेंशियल्स लिखे, हेड पॉइंट देख लेते हैं वापस एक बार। परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट would depend upon the happening or non-happening of some event or condition, पहला एसेंशियल। दूसरा, the event referred to as collateral to the contract। तीसरा, the contingent event should not be a mere will of the promisor, और चौथा, the event must be uncertain। ठीक है, फिर डेफिनेशन लिखा उसने जो मैंने कहा आपको याद करना है, सेक्शन 31, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू दिस कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। और फिर रूल्स कोई भी 3 आपने एक्सप्लेन कर दिए। इवेंट हैपनिंग, इवेंट नॉट हैपनिंग, लिविंग पर्सन इम्पॉसिबल, हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, एंड इम्पॉसिबल। और आंसर खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा आसान है अगर उसको आप लॉजिकली पढ़ रहे हो तो। एक डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है कंटिंजेंट और वेजरिंग का, पढ़ सकते हो उसको एक बार। आई वेट, ये वाला देखो, आपको इसमें कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आता तो मैं उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। नॉट इंपॉर्टेंट बट एक बार पढ़ा होना चाहिए आपने। कंटिंजेंट वर्सेस वेजरिंग, सबसे आसान पॉइंट सबसे लास्ट वाला कि सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, वेजरिंग वॉइड होते हैं। उसके ऊपर वाला पॉइंट ऑलरेडी समझा चुका, गेन और लॉस वाला। वेटिंग 2 मिनट।
हाँ सर, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो 7 में से। कौन सा पॉइंट की बात करें? हाँ, मैंने मेरे कार का अगर इंश्योरेंस करवाया है, स्टिल आई वुड नॉट वांट के कार ठोके, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। सट्टे में तो सर कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, बारिश होगी नहीं होगी उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। डन, हटा रहा हूँ। शायद केस और लिखने बाकी हैं, ऐसा मुझे याद है। 2 लिखने बाकी हैं, एक हेडली बैक्सेंडेल और एक बाकी है, ऐसा मेरी मेमोरी में स्टोर्ड है। 2 बाकी हैं। हाँ, आई थिंक 12th और 13th नंबर का केस रहा होगा, एज पर माई मेमोरी। आवाज सर, ये रहा। डन। हो जाती अब तक। हटा रहा हूँ।
डन। नई हेडिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट 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 बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए वी नीड अ चेंज ऑब्वियसली। कुछ 13 या 14 सेक्शन है काम के, मैंने मार्क कर रखे हैं। फर्स्ट पेज पे जल्दी से कॉपी करना स्टार्ट करिए, हमने कंपनी सेक्ट में किया था काम के सेक्शंस, जल्दी करना। नंबर नेम सेम एज कंपनी सेक्ट में हमने जो किया था। सेक्शन नंबर 4 डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, 7 पार्टनरशिप एट विल, फिर सीधा 19 जल्दी मैं हटा दूंगा। हाँ, 7, 8, 9 वन से इससे कनेक्टेड ही नहीं है, ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक्स। और हम उस पर जाएंगे 4 लेक्चर के बाद, इसलिए कंटिन्यू विद पार्टनरशिप। रिवीजन भी अपना इस तरह से ही होगा, 1 to 6 का अलग, 7, 8, 9 का अलग। हटा दूं? 4 and 7 हटा रहा हूं। 28, 29, 30 नहीं हटा। अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है। ये सारे सेक्शन आपको नंबर के साथ आने से, बिकॉज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। जी
200 पेज पढ़ के 30 मार्क आ रहे हैं। यहाँ पे आपके 35 पेज 35 पेज पढ़ के 20 मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स नहीं यूज कर सकते इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन पढ़ के एकदम इजी लगेगा पर बहुत है उसके अंदर। सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया हुआ है पार्टनरशिप का, पार्टनर का, फर्म नेम का। मेरे काम का सिर्फ पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। इसे मैं लिखा भी सिर्फ वही है नोट्स के अंदर भी। देखते हैं एक बार। 4.1 बोलता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, पढ़ के एकदम आसान सा लगता है बट बहुत लाइक आई सेड डीप मीनिंग है उसका अगर अच्छे से पढ़ना हो तो। ठीक है, इसको हम समझने की ट्राई करते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट पे आता हूं। उसे मुझे बोला रिलेशन बिटवीन पर्संस। जैसे मैंने पर्संस पढ़ा दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए टू और मोर पार्टनर्स, क्योंकि प्लूरल है। फिर उसने लिखा वो हैव अग्रीड। इसका मतलब होता है अग्रीमेंट, विच बेसिकली मीन्स सर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। फिर डीड में लिखा होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट्स। पढ़ के समझ में आना चाहिए लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं। फिर आगे बोलता है ऑफ अ बिजनेस। समझ में आया? चैरिटी नहीं हो सकता सर। अनलाइक सेक्शन 8 कंपनी पार्टनरशिप के अंदर चैरिटी आप नहीं कर सकते, धंधा होना चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। मतलब क्या होता है उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि चैप्टर के एंड तक हम बार बार एक ही चीज पढ़ने वाले हैं, म्यूचुअल एजेंसी। तो उसको हम पहले ही एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है विथ एन एग्जांपल ऑब्वियसली। यहाँ पे लेट्स से एक रेस्टोरेंट है विच हैपन्स टू सेल पिज्जाज। तो 3 पार्टनर्स हैं ABC। तीनों का बिजनेस है पिज्ज़ा सेल करने का, जिसमें A का काम है हिसाब किताब, B का काम है मार्केटिंग और C का काम है रॉ मटेरियल परचेज करना। सब ने अपना अपना काम डिवाइड कर रखा है, राइट्स एंड ड्यूटीज स्पेसिफाइड है। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप फर्म है वो हमेशा चीज प्रोक्योर करती है फ्रॉम अ वेंडर जो अमूल का चीज बेचता है हमारी पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, नाम भी रख लेते हैं एक बार जिससे दिमाग में कंपनी ना आए बार बार। ABC and Associates। चलने दे, कितने मूड स्विंग्स होते हैं इसके। चला क्या वो बहन लाइट बंद कर दे। हाँ एक और कर दे। ठीक है चल, ABC and Associates। ठीक है, and we happen to sell pizzas। हाँ,
तो हम वेंडर से चीज़ परचेस करते हैं और अमूल की ही चीज़ परचेस करते हैं एट द रेट ₹1,00,000 पर मंथ। एक दिन सी जाता है वेंडर के पास और जाके वेंडर को बोलता है चीज़ चाहिए। वेंडर बोलता है इस बार भी अमूल लोगे क्या? सी बोलता है और क्या ऑप्शन है? वेंडर बोलता है सर एक नए ब्रांड का चीज़ आया है, लेट्स से XYZ, मार्केट में नया है एंड इट इज़ वेरी गुड। आपके कस्टमर्स खुश हो जाएंगे और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इस बार आपको ट्राई करना था, आप ये ट्राई करो। सी बोलता है कितने का है? वेंडर बोलता है ज़्यादा नहीं, 10 लाख। तो मंथली आप जो 1 लाख देते थे आपको 10 लाख देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। सी बोलता है ठीक है, डन। और सी ये चीज़ खरीद करके आ जाता है, परचेज कर लेता है, ऑब्वियसली ऑन क्रेडिट, क्योंकि हम धंधे की बात कर रहे हैं। पैसा देने की बारी आई तो वेंडर आया फर्म के अंदर। फर्म के अंदर लड़ाई चल रही है। ए एंड बी बोलते हैं सी को कि साले तू 10 टाइम्स महंगी चीज़ क्यों खरीद के लेकर आ गया बिना पूछे हमसे। सी ने बोला मेरा काम है रॉ मटेरियल परचेस करने का, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मुझे अच्छा लगा मैंने करा। और सब लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं। लॉ में क्या बोलता है, ये जो वेंडर है चीज़ वाला, ये पैसा ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है और सी से तो ऑब्वियसली कर ही सकता है। मतलब कांड किया सी ने, पर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ए, बी एंड सी तीनों फेस कर रहे हैं। बेसिकली एक्स्ट्रा खर्चा जो हो गया वो, और इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, कि सर काम एक जन करेगा फंसेंगे सब। और इसने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा था बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। धंधा एक जन करे या सब जन करे, हम तो ऐसे ही मानेंगे सब कर रहे हैं, मतलब सब फंसेंगे। एंड दैट इज व्हाट वी हैपन टू से एज म्यूचुअल एजेंसी। यह देखो लाइन, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, लिखा हमने यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी। तो इतना डीप है पार्टनरशिप का डेफिनेशन, अगर डीप में पढ़ना हो तो हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब है, तो उसको पूरा वापस पढ़ता हूँ एक बार। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, थोड़ा नीचे आएगा 2 मिनट के लिए, तो आई कैन सी अ टॉपिक कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, जो मेरे हिसाब से आया था लास्ट पास पेपर्स के अंदर, December 21 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 का बी ए, पता नहीं 3 का ए, जो अभी स्टार्ट करेंगे। डिफाइन पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 4 लिखना पड़ेगा सर, ये ना मुझे दिख भी रहा है सेक्शन नंबर 4 यहाँ पे। डिफाइन पार्टनरशिप एंड नेम द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्सप्लेन एनी 2 सच एलिमेंट्स इन डिटेल। 6 मार्क का क्वेश्चन आया था सर, और हमारा ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले खत्म हो चुका है सर। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स में लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट 2 पार्टनर्स होने चाहिए। नेक्स्ट में लिखा है बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट में लिखा है अग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट में लिखा है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब म्यूचुअल एजेंसी। और लास्ट में लिखा है अग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर प्रॉफिट्स। और मैं 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में ही सर, एग्जैक्टली दीज 5 पॉइंट्स, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देख एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर देखते ना। पहले पॉइंट पर फोकस करते हैं। 2 और मोर पर्सन्स हो गया सर, लिखा है हमने डेफिनेशन के अंदर। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट
entered into by the person concerned. Partnership is organized to carry on some business. Same नहीं हो समय, some business. फिर agreement must be to share the profits of the business. And last, mutual agency. Business must be carried on by all or any of them acting for all. और ये पांचों की पांच चीज हम यहाँ पढ़ चुके हैं सर यहीं पे. फिर भी अगर रट्टा मारना हो तो इस तरह से मार सकते हैं, जिसके अंदर दिस वुड मीन टू और मोर पर्सन, दिस वुड मीन बिजनेस, दिस वुड मीन अग्रीमेंट, दिस वुड मीन बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एंड दिस वुड मीन अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स. तो दोनों बी बिजनेस के ही हैं, दोनों ए अग्रीमेंट के ही हैं. तो टू बाबा से आपको रट्टा ही मारना है तो रट्टा भी मार सकते हैं. मैंने आपको लॉजिकली पढ़ाया, डेफिनेशन के अंदर आपको मैंने पांचों एलिमेंट टिक करके बता दिए उसका मतलब. पर रट्टा मारना है तो रट्टा मारने का अपने पास स्कोप है, जैसे भी याद रखना है, याद रखना इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते हैं. नहीं पहले बीच में छोड़ दिया, ये भी पढ़ लेते हैं. डेफिनेशन दिया हुआ है पार्टनर का और फर्म का. Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm. The name under which their business is carried on is called firm name. कुछ काम करना है, याद भी नहीं करना. हाँ, ऊपर जो लिखा है वो याद करना है. आगे बढ़ते हैं. एलिमेंट्स एक एक करके समझते हैं. With the first one, we shall now discuss the aforementioned elements one by one. उसमें पहला बोलता है पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स. ठीक है, उसके अंदर देखते हैं एक बार क्या बोलता है. अगेन ओनली पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप. अच्छा लाइन, काम का लाइन. देयरफॉर अ फर्म सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर. कितना अच्छा लिखा है सर. कंपनी की बात करते हैं, उसका खुद का एग्जिस्टेंस होता है. ओपीसी की बात करते हैं, उसका खुद का एग्जिस्टेंस होता है. पार्टनरशिप फर्म की बात करें, उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है. जो पार्टनर्स है वही फर्म है, जो फर्म है वही पार्टनर्स है. तो बोलने का मतलब एक फर्म दूसरे फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ. तो फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता. वापस पढ़ते हैं पूरा. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स. अगेन ओनली पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप. देयरफॉर अ फर्म सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर. आगे का हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सर. अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. फिर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं वो लिखा हुआ है 50. बोलते द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अपॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. पर क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है तो हमको दूसरे एक्ट की बात माननी पड़ी. बट सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट हैज नाउ पुट अ लिमिट ऑफ 50 पार्टनर्स इन एनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप फर्म. तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स. नीचे अग्रीमेंट. सिंपल भाषा के अंदर बात करें पार्टनरशिप डीड की, जो वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन्स कंसर्न्ड. दिस एलिमेंट रिलेट्स टू वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप. Thus, the nature of partnership is voluntary and contractual. An agreement from which relationship of partnership arises may be express. It may also be implied from the act done by partners and from the consistent course of conduct being followed. It may be oral or in writing. सिखा दिया मैंने पहले कि पार्टनरशिप डीड वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. ऑब्वियसली डिजायरेबल है रिटर्न में हो. थर्ड पे आते हैं. इजी पॉइंट. पहला सर धंधा होना चाहिए और आपका इंटेंशन कमाने का होना चाहिए. हमने पहले लिख दिया था यहाँ पे कि आप चैरिटी
नहीं कर सकते. It has to be some business. देखते क्या बोलता है. In this context, we shall consider two propositions. First, there must exist a business. For the purpose, the term business includes every trade, occupation, profession, सब आ गया उसके अंदर. The existence of business is essential. Secondly, the motive of the business is acquisition of gains, which leads to the formation of partnership. Conclusion: there can be no partnership where there is no intention to carry on the business and to share the profit thereof. Charity नहीं कर सकते. Fourth, profit share करना is compulsory. The sharing of profit is an essential feature of partnership. There can be no partnership where only one of the partners is entitled to the whole of the profits of the business. क्योंकि बाकी सब फिर employee हो गए. Partners must agree to share the profits in any manner they choose. But an agreement to share losses is not an essential element. हम तो आपको स्टार्टिंग में लिखवा चुके हैं. ये रहा. लॉस शेयर करना नॉट नेसेसरी. आप लॉजिक भी समझ सकते हो कि सर अभी हमने पढ़ा था माइनर पार्टनर बन सकता है, तो माइनर ही लॉस के लिए लायबल होगा, उसको सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है. तो लॉस शेयर करना जरूरी नहीं, प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है. वापस पढ़ते हैं. द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप. There can be no partnership where only one of the partners is entitled to the whole of the profits of the business. Partners must agree to share the profits in any manner they choose. But an agreement to share losses is not an essential element. It is open to one or more partners to agree to share all the losses. However, in the event of loss, unless agreed otherwise, उसको भी आप profit sharing ratio में divide करोगे. Example 1 से पहले example 2 and 3 कर लेते हैं. आता है हमको ऑलरेडी. नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब मे बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप. ब्रैकेट में लिखा अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में हाउएवर बी फ्लोटेड फॉर नॉन पर्पस. सेक्शन नंबर 8 की बात कर रहे हैं. एग्जांपल 3 पे आते हैं. X and Y buy certain bales of cotton which they agree to sell on their joint account and to share the profits equally. Partnership है सर. In these circumstances, X and Y are partners in respect of such cotton business. एग्जाम्पल 1 बचा हुआ है, आता हूं उसके ऊपर. म्यूचुअल एजेंसी वाले कर लेते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट. बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. The business must be carried on by all the partners or by any one or more of the partners acting for all. This is the cardinal principle of partnership law. कार्डिनल का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपने इको में पढ़ा हुआ है. कार्डिनल, ऑर्डिनल. कार्डिनल के अंदर यूटिल्स से मेजर करते हैं, ऑर्डिनल के अंदर रैंक देते हैं. कितने गंदे गंदे कंसेप्ट्स हैं. आगे बढ़ते हैं. दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ. इन अदर वर्ड्स, there should be a binding contract of mutual agency between the partners. आगे सर वो वर्ड पहली बार जो मैं आपको बहुत पहले सिखा चुका हूं. म्यूचुअल एजेंसी मतलब नीचे समझाया उसने. An act of one partner in the course of business of the firm is in fact an act of all partners. Each partner carrying on the business is the principal as well as the agent of all other partners. He is an agent in so far as he can bind the other partners. मतलब आपने कुछ कांड किया और बाकी फंस गए, तो आप एजेंट और वो प्रिंसिपल बन गए. बाइंड मतलब फंसा देना. He is an agent in so far as he can bind the other partners by his acts. And he is a principal अगर उसको कोई बाइंड कर दे तो. And he is a principal to the extent that he is bound by the act of other partners. तो हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर C एजेंट हो गया, ये एजेंट हो गया, और इन दोनों को उसने बाइंड कर दिया मतलब फंसा दिया, तो ये प्रिंसिपल हो गया. कल जाके ए कुछ कांड करेगा, बी एन सी फंस जाएंगे, तो ए एजेंट हो जाएगा, बी एन सी प्रिंसिपल हो जाएंगे, क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम करता है. ये आगे भी आएगा सेक्शन नंबर 18 के अंदर. ठीक है, आएगा तब देखेंगे. या चलो वरना एग्जैक्ट लाइन अगर मैच कर ही लें. ठीक है, ये सेम लाइन मार्क करो. देख मैं ये थियरी क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में. ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. उसका मतलब बताया उसने ये. इसे मुझे मिलेगा सेक्शन नंबर 18 के अंदर
यूनिट नंबर 2 के अंदर थर्ड पेज पे शायद है। ये रहा यूनिट नंबर 2, इसमें सेक्शन नंबर 18 ढूंढना है मुझे। ये रहा 18, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा सर। The partner indeed virtually embraces the character of both principal and an agent. So far as he acts for himself and is in own interest in the common concern of the partnership, he may probably be deemed a principal. And so far as he acts in the, for his partners, he may probably be deemed as an agent. ठीक है, आएगा तब देखेंगे सेक्शन 18। वापस यहाँ पे it may be noted that the true test of partnership is mutual agency rather than sharing of profits। मतलब म्यूचुअल एजेंसी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कार्डिनल बोला था उसने। इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट देयर विल बी नो पार्टनरशिप। एग्जांपल दिया है बहुत ही ज्यादा आसान। A, B and C are partners in ABC Associates, a partnership firm. If A made certain purchases for the purpose of business from Mr. K, then Mr. K can recover the money from A, B, C, as all the partners are liable for any act done in behalf of the firm। और वही तो मेरा चीज वाला एग्जांपल था सर, कि धंधे के लिए C अगर कुछ भी काम करके आएगा तो A, B और C तीनों ही फंसेंगे। और सेम एग्जांपल उसने मुझे यहाँ पे भी दे दिया एग्जाम्पल 4 के अंदर। एक केस वाला नीचे पढ़ सकते हैं, कुछ काम का तो नहीं है बट एक बार रीड कर लो। कीडी कामत कंपनी, जल्दी। क्या हुआ बे? तेरे साथ है वो भी? क्या होता, जॉइंट वेंचर हो गया वो? आओ हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1, लास्ट बेंच नहीं, सीधा बैठ, सीधा ऐसे सीधा बैठ। हाँ कोई बात नहीं, सीधा बैठ, ऐसे ऐसे, हाँ बैठ। एग्जाम्पल 1, अप्रॉक्स 1 घंटा लगेगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा इसको समझने में। देखते हैं। Co-owners who share amongst themselves the rent derived from a piece of land are not partners because there does not exist any business। एग्जाम्पल लेते हैं। Let's say शाहरुख खान, 2 मेजर बच्चे उसके, एक आर्यन और एक सुहाना। ये शाहरुख खान का घर मन्नत, ठीक है। शाहरुख खान मर गया और उसने अपने विल में लिखा कि मैं इस घर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इक्वली बिटवीन आर्यन एंड सुहाना, ठीक है।
प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद सुहाना दीदी ने बड़ी सारी ज़मीन है तो सोचा कि मैं थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर एक्टिविटी करूँगी इस फर्टाइल लैंड के ऊपर, और उसने वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किया एप्पल्स। आर्यन ने सोचा कि यार मैं भी कुछ इस फर्टाइल लैंड को यूज़ कर लेता हूँ और मैं भी कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर ही लेता हूँ। एंड ही स्टार्टेड विथ वीड। एग्रीकल्चर ही तो होता है, पता है ना, पौधे वौधे होते हैं। हाँ, तो ही स्टार्टेड विथ वीड, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब एक दिन पुलिस को पता पड़ गया सर, और रेड पड़ी। जब पुलिस आई उस टाइम पे आर्यन तो नहीं था वहां पे, बट सुहाना वॉज प्रेजेंट। द क्वेश्चन ऑब्वियसली इज दिमाग वाला क्वेश्चन, ये जो पुलिस है क्या वो इसको अरेस्ट कर सकते हैं क्या, हाँ या ना? ज़ॉम्बीज़ दीवार को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लगता है मुझे बहुत बार तुम्हारे क्लास में, बट फिर भी ट्राई करता हूँ वापस। हाँ या ना? दो आंसर। ना, रूही दीदी डजंट गिव अ डैम। पीछे दीदी नहीं, भैया लास्ट बेंच नहीं। द आंसर इज नो। रीजन सर, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, देयर इज नो पार्टनरशिप। अरे वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपनी ज़मीन पे कर रही हूँ, वो अपनी ज़मीन पे कर रहा है, तो वो अगर कुछ गलत किया तो मैं थोड़ी फंसूंगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आता हूँ। लेट्स से ये सब हो जाने के बाद सुहाना दीदी को ऐसा लगता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो उसको अपना जो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी है ये उसको सेल करना है। द क्वेश्चन नाउ इज, सर अपना ये वाला पार्ट बेचने के लिए क्या उसको आर्यन भैया की परमिशन लगेगी कि नहीं? इज माय सेकंड क्वेश्चन। क्या लगता है आपको? दीवारों से बात कर रहा हूँ बट ठीक है। वो दीदी बोल नहीं, भैया ने बोला, कोई यस बोला, कोई कालिया बोला नहीं, कालिया क्या बोला? नहीं लगेगा। वेरी गुड आंसर, नहीं लगेगा। अबे मेरी ज़मीन को जो करना है उसका करूँ बे, वो उसकी ज़मीन कर रहा है, मैं मेरी ज़मीन, मेरे को मेरी ज़मीन के साथ बेचना हो, गिफ्ट देना हो, प्लेज करना हो, मेरी मर्जी ना भाई। इट विल नॉट रिक्वायर एनी परमिशन फ्रॉम आर्यन। कौन था यस बोलने वाला बेवड़ा? मेरी ज़मीन है, वो जो करना है करो उसके साथ। हाँ, मेरे पास मेरी ज़मीन है, उसके पास उसकी ज़मीन है। दिस इज माइन। लाइन ड्रॉ करा है मैंने। अगर ये लाइन नहीं होता ना तो आपका आंसर राइट होता कि सर वो ज़मीन के वो ओनर्स हैं। यहाँ पे तो वी हैव अ क्लियर डिमार्केशन कि ये आपका, ये आपका। तो जब आपका अलग कर रखा है तो मेरा स्टेक बेचने के लिए उसकी परमिशन क्यों लूँगा? इस पे तो पूरा मेरा नाम लिखा हुआ है ना, ओनली माई नेम, व्हाई वुड आई टेक परमिशन? आंसर इज नो। बोलते रहा हूँ, अगर यहाँ पे लाइन नहीं होती तो परमिशन लेना पड़ता, पर यहाँ पे तो लाइन है ना अपने पास। तीसरा क्वेश्चन, ये लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि सर अगर पार्टनरशिप की बात करें, हमने अभी भी पढ़ा कि ये बनता है बाय एन अग्रीमेंट। यहाँ की हम बात करें सपोज को ओनरशिप की, तो सर ये बनता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे इनहेरिटेंस, बाप से बच्चों को मिला, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, एक और कर लेते हैं। सपोज ये दोनों इस पूरी ज़मीन को यूज़ करते हैं सिर्फ एप्पल्स के लिए। ठीक है, वी डोंट हैव एनी वीड ऐसा कुछ, इसको हटा देते हैं। यहाँ भी एप्पल से उगते हैं और इसे कोई दीवार नहीं है। क्वेश्चन इज, सर जो भी कमाएंगे
हमारे बीच में, उसको डिवाइड करना कंपलसरी है कि नहीं? नहीं। कमा रहे, इकट्ठा करके रखा हुआ है, उससे और लगा रहे हैं और पैसा जमा कर रहे हैं, जो भी है, तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है. रादर आई वुड रादर से नॉट इवन द वर्ड प्रॉफिट, आई वुड रादर से द वर्ड इनकम. फर्क है दोनों में. सर क्या? प्रॉफिट धंधे का होता है, इनकम आप कुछ साइड में करते हो उसका होता है. जैसे हमारे एग्जाम्पल में 1 में आप देखो ध्यान से, तो वर्ड रेंट लिखा हुआ था, प्रॉफिट नहीं था. रेंट इंप्लाइज कि वो धंधा नहीं है, वो साइड इनकम है. ठीक है, 4 पॉइंट डिस्कस करें मैंने. बुक में जाते हैं एक बार, और डिफरेंस बिटवीन के अंदर थर्ड डिफरेंस बिटवीन का आता है अपन, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली यही 4 पॉइंट मिलेंगे लिखे हुए. पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये रहा सर. हमने 4 पॉइंट कर लिए, एग्जाम में 2 बार आ चुका है 4 मार्क का. देखते हैं, हमारे सीक्वेंस में करते हैं. पहला, इंप्लाइड एजेंसी. पार्टनरशिप के अंदर लिखा है अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, अ को-ओनर इज नॉट द एजेंट ऑफ द अदर को-ओनर. अरेस्ट करने वाला केस. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट. A share in partnership is transferred only by the consent of all other partners. A co-owner may transfer his interest or rights in the property without the consent of the other co-owner. ठीक है, अपना हिस्सा. फिर फॉर्मेशन. पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वही पार्टनरशिप डीड. को-ओनरशिप में अराइज आइदर बाय अग्रीमेंट और बाय, आ गया सर, ऑपरेशन ऑफ लॉ such as by inheritance. Last point, nature of interest. There is community of interest, which means that profits and losses must be shared. Co-ownership does not necessarily involve sharing of profits and losses. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है और यहाँ पे जरूरी है. ऐसे करके मुझे 4 पॉइंट दिख रहे हैं. पढ़ सकते हो आपस एक बार, as we if any doubts are there. बोल बोल, फर्स्ट आंसर बोल, बाद में चेंज मत करना. जल्दी जल्दी. इजी इजी. ठीक है, 4 and 5 का डिस्कशन नहीं होगा, वो आसान क्वेश्चन थे. 4th चैरिटी है, पार्टनरशिप नहीं हो सकता. 5th हम अभी भी पढ़ कर आ रहे हैं. 1, 2 और 3 पे फोकस है. दीदी के आंसर्स रॉन्ग है ऑब्वियसली. मुझे एक बार सेकंड का रीजन तो दो. सेकंड में आपने गेस बोला था, व्हाट इज द रीजन? बोल यस के नो. यस या नो? इट इज स्टिल यस, नाउ इट इज नो. पहले दीदी के 3 में से 2 राइट थे, अब 3 में से 1 ही राइट बचा उसका. आई न्यू इट इज अ फ्लूक एनीवे, बिकॉज इफ आई say the same thing for question number 1, you will not change your stand, because it is a conceptually correct.
This one was a fluke anyway. Okay, tell me. अच्छा, tell me why possible? Why? तो वही तो तुक्का हुआ ना. हट पुट. हाँ, लड़कों से बात करते हैं. मिस्टर ब्लैक. 1 2 3 4 5. मार लो उसको, ले मार. सर पे मारना बस. हाँ मिस्टर ब्लैक, आपके आंसर्स बोलिए. कौन सा सेकंड वाला? ओके, आंसर्स पे आते हैं. फाइनल आंसर्स पे. एक्चुअली पागल. तुक्के नहीं, लॉजिक से बात करते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. द ओनली वर्ड दैट आई सॉ वाज प्रॉफिट्स एंड आई गेव अ टिक. सेकेंड लास्ट में कहते हैं. थर्ड, ए एंड बी को ओनर्स अग्री टू कंडक्ट द बिजनेस इन कॉमन फॉर प्रॉफिट. ऑल्दो से लिखा को ओनर्स, पर उसने लिखा बिजनेस है और प्रॉफिट भी शेयर हो रहा है. पार्टनरशिप में भी अल्टीमेटली होता को ओनर्स ही हो ना. 100% यस. फोर्थ वॉज अ नो ब्रेनर, चैरिटी नहीं कर सकते सर आप. फिफ्थ हम अभी पढ़ कर आए, मैंने फोकस करा सिर्फ एक वर्ड के ऊपर, रेंट, और मैंने क्रॉस कर दिया. घूम फिर के थर्ड सेकंड वाले में दिमाग है. हमने अभी भी जो पढ़ा था वो इस पे पढ़ा था. एक फर्म दूसरे फर्म के अंदर पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि फर्म का खुद का कोई वजूद नहीं होता. लाइक कंपनी हम बोल सकते हैं ओके दिस इज रिलायंस कंपनी, किसी को पार्टनरशिप फर्म को खुद का कोई वजूद नहीं होता. पर सर अगर दो फर्म चाहे तो मिलके बढ़ा तो हो ही सकता है ना, क्योंकि इसमें हम किसी के पार्टनर थोड़ी बन रहे हैं. तेरे यहाँ पे 12 पार्टनर, मेरे यहाँ पे 12 पार्टनर, दोनों मिलके 24 पार्टनर. रीजन इज दिस एंड द आंसर इज दिस. तो यस यस यस, नो एंड नो. देखते एक बार नीचे आकर उसके आंसर्स. ये सर पढ़ सकते हैं आप. आई वेट फॉर मे बी 1 मिनट. 5 में से 3, 3 out of 5. हटवे. हाँ 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 हाँ. नहीं, वो अगर कोई केस स्टडी क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं. केस स्टडी क्वेश्चन थोड़ी है. दिस इज आउटराइट यस एंड नो. हाँ, बट यू हैव टू गिव रीजन एटलीस्ट, छोटा सा जो उसने दिया होगा. दिस चैप्टर हैज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज स्टार्टेड, बहुत बाकी है. 3 केसेस, केस लॉज आर 3. इग्नोर, पागल है वो. नेक्स्ट थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं. सबसे इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है. लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं. जून 24 सोनी मोनी या मोनीटोनी? मोनीटोनी. हाँ, लड़के की बारी थी. हाँ सर, फर्स्ट बेंच स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. 13th. अच्छा क्वेश्चन 13, एक मिनट. 13 के पहले एक और था. 14 करते हैं पहले, और डिफिकल्ट. क्या हुआ भाई? हाँ क्या हुआ बीकॉम? 14 राम रहीम. यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं सर. कंक्लूजन,
नहीं पे करेंगे 1500, हम सिर्फ हमारा हिस्सा देंगे। पहले हमेशा सेक्शन में 4 लिखते हैं इंट्रोडक्शन में और फिर ये आंसर पढ़ सकते हैं आप। अलबेट मैं तो दूसरा क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। सॉरी बहन, केस नहीं रही है। हाँ, केस स्टडी नॉट केस लॉ। सेवेंटी तो ठीक है, हमने डिस्कस करा। सेक्शन नंबर 18 आएगा, उसके बाद पढ़ेंगे उसको अपन। कहाँ गए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन मिले, पहले ये कर लेते हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना, तो ये नहीं। अभी आंसर कहाँ से आ गया? क्वेश्चन जाना है मुझे, क्वेश्चन देखते कोई नया है कि नहीं। फर्स्ट वाला रिपीट, सेकंड वाला भी रिपीट। अब तो आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि इसका आंसर यस है, इसका आंसर यस है। सिर्फ प्रॉफिट पर ढूंढने का, आँख बंद करके। वॉर विडोज फ्री नहीं चलेगा, फोर्थ नहीं चलेगा, फिफ्थ चलेगा। इतना आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। December 23 रिपीट क्वेश्चन। जून 24 तो देखा अपने शायद। उसके लिए एक और कंसेप्ट लगेगा, तो मैं इसको रोक दिया इसलिए। अरे हाँ ना रे, क्या करना है उसका तुमको, पागल। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन ही करते हैं, मतलब डिफिकल्ट लेवल। December 21 उसका 4 का बी। एक नया क्वेश्चन है इसमें, जो हमने अभी करा दिया कि एग्जाम का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन नया है। 6 हाँ, 5th ना, 4th ना, 3rd हाँ, 2nd हाँ। अब तक रट्टा ही हो गया। ठीक है, फर्स्ट बताओ सर, तब तक मैं अगला क्वेश्चन ढूंढता हूँ। क्या होगा? नो, कोई यस वाला सब रॉन्ग। आई गिव अ चांस। इंस्टीट्यूट ने इसके दोनों आंसर दिए हैं, यस भी दिया है, नो भी दिया है, तो आपका आंसर राइट ही है। पर तब जब आपका लॉजिक राइट हो, तो इफ यू आर सेइंग नो, यू नीड टू हैव अ रीजन
अगर आपका रीजन अप्रोप्रिएट नहीं है तो भले आपका आंसर राइट है फिर भी आंसर रॉन्ग ही होगा। जैसे मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं इसमें यस लिख रहा था 110%। आप देखो कितना मेटिकुलस प्लानिंग है उन लोगों का कि मंडे से लेके सैटरडे हम लोग उसको भाड़े पे देंगे, संडे पे और छुट्टी पे हम उसको खुद यूज़ करेंगे। तो मेजरली जो कार का यूज़ हो रहा है बिजनेस के लिए हो रहा है ना, कमा रहे हैं वहाँ से। तो ये लॉजिक मेरा है, इसका भी यही लॉजिक ऑब्वियसली। ये लिखा आपने तो आपको यस के मार्क्स मिल जाएंगे। सपोज आपने नो लिखा तो यू नीड टू हैव अ रीजन कि सर आप नो क्यों लिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आंसर ओपन करता हूँ। ही इज गिवन टू अस बोथ दी आंसर्स। नो, ओनली वन विद द करेक्ट लॉजिक। तो देख आपका जो आंसर था नो, उसमें फोकस करते हैं पहले। नोट दिस इज नॉट अ केस ऑफ पार्टनरशिप बिकॉज द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अकरिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी होल्डिंग जॉइंट अकाउंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वुड नॉट बाय इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर्स। क्यों? म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, नहीं चाहते हैं, मेरा लॉजिक। Yes, this is the case of partnership as the car is used personally only on Sundays and holidays and used for most of the days as a taxi. Hence, it is inferred that the main purpose of owning the car is to let it out for business purpose. Also, there is an agreement for equally dividing the earnings. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, मुझे मिल नहीं रहा। Not partnership. I'll give an example. Suppose मैंने बोरीवल में घर लिया और उसको रेंट पे दे दिया। मैंने और मेरे बहन ने मिलकर घर परचेस किया दोनों के नाम पे और उसको रेंट पे दे दिया। दिस इज नॉट पार्टनरशिप। फिर मैं कांदीवली गया, वापस हम दोनों ने बाय करा एक घर और उसको रेंट पे दे दिया। ठीक है, फिर मैं मलाड गया, दोनों ने घर लिया और रेंट पे दे दिया। बिजनेस, हाँ तो ऑब्वियस है ना, वन ऑफ है तो उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते, या क्वेश्चन करना पड़ेगा, बाकी चीज़ देखनी पड़ेगी। और आप वही काम कर रहे हो तो बिजनेस हो गया ना भाई। बट मल्टीपल डेज आर देयर ना, मल्टीपल डेज, वही तो डिस्कस करा उसने। मंडे से लेके सैटरडे तक वो वहाँ पे रह रहा है, हमारे पास से संडे को आ रहा है। तो इसमें मल्टीपल टैक्सी के वी हैव मल्टीपल डेज, मतलब 6 out of 7 जो वो बाहर रहता है, एंड हेंस इट इज अ बिजनेस। ऐसा होता है, बस 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 कान में से खून निकल आएगा मेरे। उनका सामान, उनका पलंग, उनका और भी कुछ प्राइवेट होगा। ए चल थर्सडे निकल, मैं होऊंगा फ्राइडे से। एक मिला मस्त क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट। चलो मैंने वही कर लेते हैं जो मिल गया, दूसरा ढूंढने से अच्छा। December 23, फोर का बी। मिला। आई थिंक इसमें कुछ इनकम्प्लीट वो लिखा हुआ था, कुछ इनकम्प्लीट इसके अंदर, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ पहले। Now it is complete. हाँ बीकॉम, आपसे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से। जल्दी बोल, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट का आंसर दे, फिर सेकंड का दे, फिर थर्ड का दे, और जल्दी दे।
ओके आंसर राइट है। नेक्स्ट, पहले थर्ड कर ले, सेकंड डिफिकल्ट है। जल्दी, रीजन। ब्लैक भैया आपको क्या लगता है? थर्ड वाला, सेकंड में तो फट जाएगी। थर्ड वाला पढ़ाई नहीं तूने अब तक? अरे थर्ड पढ़ ले पहले। पहले हाँ बोला, फिर ना बोला, अभी वापस हाँ बोला। 2 मिनट और वेट करूंगा तो वापस ना हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है, दिमाग ही नहीं लगाना। सेकंड के अंदर दिमाग है अच्छा खासा। पढ़िए, एलवेट। हो सकता है वो क्वेश्चन ही ना समझे, ह्यूज पॉसिबिलिटी। इज वाई लायबल। यहां प्रॉफिट प्रोड्यूस करा है सर उसने, हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट। हाँ बहन, नो यस, बीकॉम नो यस या नो, पहले क्या बोलना है? पीछे दीदी ब्लैक अभी भी पढ़ी रही है, बोलो 2.5 लाइन थी अभी भी पढ़ी रही है। बाजू में नो, ब्लैक ने भी नो बोला ना, नो। आंसर पे आते हैं। आपको मेरे एग्जांपल दूं, अगर लास्ट टू लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, सीए के फील्ड में सबसे बड़ा पब्लिशर है टेक्समैन करके, आपने शायद ही नाम सुना होगा, टेक्समैन। मुझे फ़ोन आया था यहाँ से कि आप हमारे लिए फाउंडेशन का बुक बनाओ, हम आपको 10% रॉयल्टी देंगे। लास्ट मंथ की बात करूँ मैं, हम आपको 10% रॉयल्टी देंगे, मतलब जितना बुक बिकेगा एमआरपी पे 10% आपका। मैंने मना कर दिया, व्हाट एवर रीजंस। सपोज मैं हाँ बोल देता, सपोज। अब मुझे क्या करना होता, उसको कंटेंट लिख के देना होता, जिसको प्रिंट करके बेचता, 90% उसका, 10% मेरा। नाउ इस बुक को प्रिंट करने के लिए टेक्समैन ने एक वेंडर से पेपर खरीदे, उसे प्रिंट करना है, उसका पेमेंट टेक्समैन ने नहीं करा, तो क्या ये मुझे क्या शो करेगा? नहीं सर, रीजन, अरे म्यूचुअल एजेंसी है ही नहीं यहाँ पे। उसका भी आंसर वही है, रीजन भी वही है, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी इन दिस केस। प्रॉफिट का शेयर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बट अल्टीमेटली मैंने पढ़ा था कार्डिनल प्रिंसिपल इज म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, जो इस एग्जाम्पल में नहीं है। पढ़ता हूँ देखो वापस। X, a publisher, agrees to publish a book at his own expense written by Y and to pay Y half of the net profit. Does it create a relation of partnership between X and Y? Is Y liable to a paper dealer for the paper supplied by X to Y to print Y's book? The answer is no. So yes, no and no. चेक करते हैं एक बार आंसर। स्टार्ट करने से पहले देख, अगेन लाइक आई सेड, मैं आपको तीसरी बार दिखा रहा हूँ सेम चीज़।
स्टार्टिंग में सेक्शन नंबर 4, वो तो लिखना ही पड़ेगा इंट्रोडक्शन के अंदर। फर्स्ट पे आते हैं। यस, इट इज अ केस ऑफ पार्टनरशिप। रीजन, the sharing of profits is an essential feature of partnership. There can be no partnership where only one of the partners is entitled to the whole of the profits of the business. Partners must agree to share the profits in any manner they choose. लॉस की शिकायत जरूरी नहीं। थर्ड पे आते हैं पहले। Person who share amongst themselves the rent derived from the piece of land। दीदी अभी भी नहीं पकड़ पाई जो मैं सिखा रहा था 3 क्वेश्चन से। रेंट वर्ड are not partners, rather they are co-owners, because neither there is existence of business nor mutual agency there। फिर दिमाग वाले पे आते हैं सेकंड पे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विच इज प्राइमा फेसी एविडेंस exists, but mutual agency among X and Y, which is an essential element, does not exist. Since there is no partnership, the third party, that is paper dealer, cannot make Y liable for the paper supplied by him to X। वही राम रहीम वाला 1500 वाला, आप उससे नहीं ले सकते, उससे ले सकते हैं, वैसा वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगेन एग्जाम्पल क्वेश्चन, नवंबर 22, 6 का बी। का बी। हाँ, लास्ट में स्टार्ट करते हैं, बताइए आंसर। चलो करें। यूजुअली होता है, इंडिविजुअली होता है। ओके, रेंट होता है तो पार्टनरशिप में नहीं होता है। आगे आगे, नेक्स्ट रॉन्ग है, नेक्स्ट। हाँ रोहित दीदी, शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा बोलना पड़ेगा ना, ओनरशिप में ऑपरेशन बाय लॉ लगता है, और अग्रीमेंट वो भी हो सकता है। आगे, ऑफ द अदर पार्टनर्स। माशाल्लाह, कंपल्सरी है, नहीं है। ऊपर से दूसरा पॉइंट बचा जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, बेवड़ी। ना, पुलिस आ गई थी। हाँ, तो उसको बोलते क्या है उसको? म्यूचुअल एजेंसी। ए बेवड़े, शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया, इतना हाइपोथेटिकल सब बनाया, सब पे पानी फेंक दिया तुमने। वो दीदी ने कैसा बोल दिया, वो दीदी पढ़ती नहीं है, उसने भी आंसर दे दिया आज। अब बेवड़े तू, नहीं चलेगा ऐसा। नाइस नाइस, बेइज्जती भी हो गई, तारीफ भी हो गई। आंसर देखते हैं एक बार, पढ़ सकते हैं आप एक बार। I'll wait। ये 2 बार आ चुका है, 4 मार्क का। डन हो जाना चाहिए।
इसी चीज़ को आगे वापस से कंटिन्यू करा। इसको हटा दो मैं एक बार, एक सेकेंड। सिलेक्ट 1 2 3 4 5 6 ये आगे वापस कंटिन्यू हो रहा है। मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ लॉजिक। सेक्शन नंबर 4 था जिसमें डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के अंदर 5 चीज़ें थी जो मेरा अगला आंसर बन गया था एलिमेंट्स। एक बार शॉर्ट में सबको लिखता हूँ मैं एक बार शॉर्ट में। 2 और मोर पर्सन की लिखा, ठीक है, 2 और मोर अग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी, शेयर प्रॉफिट्स और बिजनेस, ठीक है। इन 3 को मैं थोड़ा सा और आगे पुश कर रहा हूं और इसका हेडिंग आ जाएगा सेक्शन नंबर 6, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। नीचे बताता हूं एक बार क्या किया मैंने यहाँ पे। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप 3 चीजें, अग्रीमेंट, शेयर द प्रॉफिट्स, म्यूचुअल एजेंसी। मतलब एक चीज से बाय 1 गेट 3 हो है सिंपल भाषा के अंदर। कि सर अगर मैं सेक्शन नंबर 4 जो ये डेफिनेशन है ये मैं अच्छे से कर लूँ अगर, तो मेरे 2 आंसर ऑलरेडी हो जाते हैं। सेक्शन नंबर 4 तो एग्जाम में लिखना ही है, कोई भी क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, पर मेरा उसके साथ साथ एलिमेंट्स भी प्रिपेयर हो गया 5 पॉइंट्स, और उनमें से ही जो 3 पॉइंट है वो मेरा नेक्स्ट आंसर भी है, दैट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वो चेक करना है आपको अगर, तो आपको 3 पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। सर ऐसा क्यों? अरे ऊपर की 2 तो बहुत ऑब्वियस है ना, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे और धंधा होगा, क्योंकि 2 लोग या 2 से ज़्यादा नहीं हुए तो पार्टनरशिप हो नहीं सकता, धंधा नहीं हुआ तो पार्टनरशिप हो नहीं सकता। तो हमको मेजोरिटी ये 3 पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा टू सी इफ पार्टनरशिप रियली एग्जिस्ट्स और नॉट। एंड इससे उनका नाम ही दे दिया ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। नीचे करता हूं, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप आ गया सेक्शन नंबर 6। इन डिटरमाइनिंग whether a group of persons is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be to the real relation between the parties as shown by all the relevant facts taken together. For determining the existence of partnership, it must be proved there was an agreement between all the partners concerned. The agreement was to share the profits of the business. The business was carried on by all or any of them acting for all. फिर एक एक करके सबको समझाया। इसके अंदर अग्रीमेंट वाला पॉइंट तो बहुत आसान है। पार्टनरशिप्स क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। तो स्टेटस से क्या क्रिएट होता है? HUF। आप अगर HUF के अंदर पैदा हो गए तो उस दिन से धंधे के अंदर आपका शेयर साइड में निकल जाता है, पता होगा शायद ऐसा कुछ। HUF के अंदर फुल फॉर्म नहीं, HUF के अंदर 5 लोग हैं, ठीक है, एक बच्चा पैदा हो गया तो जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे थे ना वो 5 में नहीं वो 6 में डिवाइड होगा, ठीक है। दैट इज क्रिएटेड बाय स्टेटस। आपके पैदा होते ही आप उसका हिस्सा बन जाते हो। पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता, अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। वो वर्बल रिटर्न कुछ भी हो सकता है पर होना चाहिए। तो बोलता है पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। And in particular, the members of HUF carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and a wife carrying on the business as such, are not partners in such business. क्यों? उनका अलग कानून है। जैसे HUF का अलग कानून है, द हिंदू कोड, हिंदू का एक लॉ है, मुस्लिम का भी लॉ होता है, वो उसमें कवर्ड होता है, ठीक है। इजी पॉइंट। बर्मीज पढ़ के मुझे याद आ गया, बर्मीज खाओसुए, बर्मीज खाओसुए गरीबों, तूने खाया नहीं कभी? खाने की चीज क्या कर रहे हो लाइफ में? प्लीज आज ही खाना, नहीं खाया आपने तो
हाँ बस यही वजह जीवन में। ये आपने नहीं खाया कभी? नाइस। गरीबों प्लीज ट्राई करना इसको, वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस। नहीं फिर मैं ब्राह्मण आदमी हूँ भैया। बेसिकली there's a करी, ठीक है, और नूडल्स होते हैं, नूडल्स एकदम प्लेन होते हैं, कुछ कुछ लाइक जैसा टेस्ट होता नहीं, इसका भी टेस्ट नहीं होता। और दिस इज बेसिकली करी मेड फ्रॉम कोकोनट, और उसके साथ ये डिपेंडिंग ऑन दी कितने अच्छे रेस्टोरेंट में आप जाते हो, ये 7-8 आपको स्पाइसेस देते हैं, और आपको उनको बेसिकली इंडिविजुअली डिप करके मिक्स करके जैसा आपको खाना वैसा आप खा सकते हैं। नहीं खाया तुमने कभी? प्लीज़ ट्राई, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। खाओ स्वे देखा है ना, बर्मीज नूडल्स, बर्मीज डिश है ये। थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, इट कॉस्ट अराउंड 700, 600, 700। आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉनवेज वाला है, एक कोकोनट मिल्क, वेरी टेस्टी। यहाँ पे आ जाता अपना वापस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगेन एक अच्छा पॉइंट। ये तो रिपीट एजेंसी, हम इसकी बात करते हैं, दिमाग वाला पॉइंट है। तो एग्जाम्पल समझते हैं अपन कि सर 3 पार्टनर्स ABC पार्टनरशिप फॉर्म, धंधा करने के लिए D एक लेंडर है, उससे लोन लिया 10 लाख का एट द रेट 10% इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, धंधा कर रहे हैं और धंधा अच्छा चल रहा है। हमने कमाया सपोज 4 लाख। अब लिखा है पार्टनरशिप के अंदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स मैंडेटरी, तो सर 4 लाख में से 1 लाख इसको गया, 1 लाख इसको, 1 लाख इसको, और 1 लाख इसको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल भाषा में आपने यहाँ पे भी शेयर ऑफ प्रॉफिट तो करा ही सर। द $1 million क्वेश्चन ऑब्वियसली इज, सर क्या D पार्टनर है आपकी फर्म के अंदर? नो, जस्ट बिकॉज उसको अपना प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे भी आएगा सेक्शन नंबर 37 के अंदर। सपोज 3 पार्टनर ऐसे ही ABC, C की मौत हो गई, ठीक है, अब तक हिसाब किताब नहीं करा, C का शेयर हमने सेटल नहीं करा अब तक। तो A और B क्या कर रहे हैं फिलहाल, जब तक हिसाब किताब नहीं हो जाता C का कितना पैसा बनता है, A और B C की वाइफ को C का प्रॉफिट शेयर देते हैं, क्योंकि उसका पैसा अभी भी धंधे में लगा हुआ है, सेटलमेंट नहीं हुआ है। द क्वेश्चन इज, क्या ये दीदी पार्टनर बन गई क्या? No. तो जस्ट बिकॉज आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो डज नॉट मीन कि सामने वाला आपका पार्टनर बन गया। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, सब बुक के एग्जांपल्स हैं। सपोज हमारी फर्म ने मैकडी का ट्रेडमार्क खरीद लिया, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं जो भी कमाऊंगा उसका 20% इसको दूंगा एज रॉयल्टी। ऑब्वियसली नॉट अ पार्टनर, वही मेरे वाला केस टैक्समैन वाला। ये यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 2 में। देख, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया A, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया C, एग्जांपल दे दिया D, 3 एग्जांपल अपन दे दिए। हम फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम property by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such person partners. The receipt by a person or of a share of the profits of a business or of a payment contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business does not of itself make him a partner with the persons carrying on the business, and in particular the receipt of such share or payment. Example दिए पहला, by a lender of money to persons engaged or about to engage in any business. B, बहुत obvious point था, by a servant or agent as remuneration.
by a widow or child of a deceased partner as annuity, or by a previous owner or part owner of the business as consideration for the sale of goodwill or share thereof, does not of itself make the receiver a partner with the person carrying on the business. उसी को रिपीट कराओ बस. As discussed earlier, sharing of profit is an essential element to constitute a partnership. फिर देखिए वो लाइन जो क्वेश्चन एग्जाम में लिखी थी अपन को, बट इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस. इन दैट रिगार्ड हमने आई थिंक प्राइमा फेसी वर्ड का मतलब सीखा हुआ है फर्स्ट इंस्टेंस. ठीक है. The sharing of profits or of gross returns accruing from property by persons holding joint or common interest in the property would not itself make such person. इसके हमने 10 क्वेश्चन कर लिए सर. यहाँ से मार्क करता हूँ. ग्रॉस रिटर्न्स शेयरिंग प्रॉफिट मार्क नहीं करवाएं. ग्रॉस रिटर्न्स अक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय पर्सन्स होल्डिंग जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वुड नॉट बाय इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर्स. कब बनाएंगे? जो 5 एलिमेंट्स होंगे, और स्पेशली वो 3 तो होंगे ही होंगे. Although the right to participate in profits is a strong test of partnership, and there may be cases where upon a simple participation in profits there is partnership, yet whether the relation does or does not exist must depend upon the whole contract between the parties. हम बाकी चीजें भी देखें. Where there is an express agreement between partners to share the profits of a business, सब कुछ तो आ गया. Agreement है, partners हैं, share the profit है, business है, mutual agency भी है. There will be no difficulty in light of provision of section number 4 in determining the extent of partnership, क्योंकि सब चीजें तो है पांचों की पांच. But the task becomes difficult when either there is no specific agreement or the agreement is such as does not specifically speak of partnership. In such case हम section number 6 की help लेंगे. In such a case, for testing the existence or otherwise, section 6 has to be referred. According to section number 6, regard must be, आपको ध्यान देना है, regard must be had to the real relation between the parties as shown by all the relevant facts taken together. The rule is easily stated and is clear, but its application is difficult. Cumulative, सारे चीजों को देखना है. Cumulative effect of all relevant facts such as written or verbal agreement होना चाहिए, real intention and conduct of the party होना चाहिए, other surroundings etc. are to be considered decide करने के लिए कि partnership है या नहीं है. Last point, agency पढ़ चुके हैं, वापस एक बार पढ़ लेते हैं. Existence of mutual agency, which is वापस वही आ गया, cardinal principle of partnership law, is very much helpful in reaching a conclusion in this regard. Each partner carrying on the business is the principal as well as an agent of the other partners. पढ़ा है हमने इसको. So an act of one partner done on behalf of the firm binds all the partners. If the element of mutual agency relationship exists between the parties constituting a group formed with a view to earn profits, partnership may be deemed to exist. एग्जैक्ट वही नीचे कट कॉपी पेस्ट हो गया है, तो उसको हम कट कर देंगे. जो ऊपर लिखा वही नीचे कॉपी पेस्ट हो गया. डन. एंड लास्ट में केस दिया हुआ है, अगेन काम का नहीं, बट आप इसको पढ़ सकते हैं और फिर हम क्लास को एंड कर देंगे. मीटिंग काम का नहीं, याद भी नहीं करना.